नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है, बेसिक्स के साथ इस इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इंडिया में आईपीआर रेजीम से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इंडिया का मिलेट रेवोल्यूशन। देखो, मिलेट से संबंधित आर्टिकल हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा डिटेल से, लेकिन इस आर्टिकल में एक केस स्टडी दी गई है तमिलनाडु की कोली हिल्स की। वो केस स्टडी इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, इसलिए इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए, अब्राहम लिंकन का है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। एडवर्सिटी मतलब मुश्किल भरी सिचुएशन। देखो, सभी लोग जो हैं वो एडवर्सिटी को फेस कर सकते हैं। मतलब जब सर्वाइवल की बात आती है तब देखो हर कोई, उसके पास कोई चारा नहीं होता बेस्ट परफॉर्म करने का, तो उसका बेस्ट करेक्टर निखर के आता है। लेकिन देखो, असली मैन का करेक्टर अगर परखना है तो उसे पावर दो। पावर में जब किसी को पावर मिलती है ना, तो उसके पास फैसला लेने की शक्ति आती है, सही और गलत करने की शक्ति आती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सही करते हैं पावर मिलने पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करते हैं। जैसे देखो, आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी ना विभिन्न देशों में, तो अनेकों फ्रीडम फाइटर्स ने पहले काफ़ी स्ट्रगल किया। बाद में आज़ादी मिलने के बाद उनके हाथों में जब पावर आई तो वो तानाशाह बन गए, तो वो डिक्टेटर बन गए। उन्होंने पावर का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। मतलब जब एडवर्सिटी थी तो उन्होंने अच्छे से काम किया, संघर्ष किया देश के लिए, लेकिन जब उनके पास पावर आई तो उन्होंने तानाशाही रवैया अपना लिया, लोगों के ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ पावर को मेंटेन करने के लिए। तो ये कोट जो है बिल्कुल सही है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो ये पूरा कोट हमने समझा। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नया क्या हुआ है वो अभी हम एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, पाकिस्तान को एक चीज का डर था। डर ये था, इंडस वाटर सिस्टम में जो ये रिवर्स आती है ना, ये इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आती है। कहीं इंडिया ने इन रिवर्स में पानी के फ्लो को रोक दिया या फिर बड़े बड़े डैम्स बना लिए और एकदम से डैम से पानी रिलीज कर दिया तो पाकिस्तान में तो तबाही मच जाएगी। और पानी को अगर रोक दिया तो पाकिस्तान के किसानों को पानी नहीं मिलेगा खेती करने के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए पाकिस्तान ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया और बोला कि इंडिया के साथ हमें ट्रीटी साइन करनी है इंडस वाटर सिस्टम में रिवर्स के पानी के बंटवारे को लेके। तो वर्ल्ड बैंक एज ए मीडिएटर अपॉइंट हुआ। वर्ल्ड बैंक ने काफी सारे एक्सपर्ट्स का सहारा लिया, एग्रीकल्चर से संबंधित एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग से संबंधित एक्सपर्ट्स, हाइड्रोलॉजी से संबंधित एक्सपर्ट्स, उनकी सहायता से एक ट्रीटी नेगोशिएट करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे आज हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। 1960 में यानी 1960 में यह ट्रीटी साइन हुई थी। भारत की तरफ से पंडित नेहरू, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, जो उनके वहां पे रूलर थे, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। ट्रीटी में है क्या? ट्रीटी में देखो ये कहा गया, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, ये एलोकेट हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज की जिम्मेदारी दी गई इन रिवर्स की। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सतलुज, रावी, ब्यास, इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है इन वेस्ट फ्लोइंग 3 रिवर्स का। वैसे देखो, पूरे वर्ल्ड में अपर रिपेरियन स्टेट के लिए इंडिया यहां पे अपर रिपेरियन स्टेट है, इंडिया ऊंचाई पर है, इंडिया से रिवर्स जाती है पाकिस्तान में। तो वर्ल्ड में ना, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड में इससे ज्यादा खराब एग्जाम्पल नहीं मिलता अपर रिपेरियन स्टेट के लिए कि उसने इतनी बेकार ट्रीटी साइन की हो। मतलब इंडिया ने इस ट्रीटी में ना थोड़ी ज्यादा ही उदारता दिखाई है, बहुत ही ज्यादा। पूरी अगर पानी के बंटवारे को लेकर बात करें, 6 रिवर्स में जो पानी आता है ना, इंडिया को सिर्फ 20% पानी मिला और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 80%। समझ गए? बिल्कुल डिटेल में अगर जाएं तो देखो, वैसे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इंडस, झेलम, चिनाब, ऐसा नहीं है कि इंडिया इनके पानी को हाथ भी नहीं लगा सकता। डोमेस्टिक यूज के लिए पानी यूज कर सकता है इन रिवर्स का भी, एग्रीकल्चर यूज के लिए
और इवन रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन स्टोरेज डैम नहीं बना सकता इन रिवर्स के ऊपर। ट्रीटी में यह भी प्रोविजन है, अगर इंडिया और पाकिस्तान को ट्रीटी को लेके कोई डिफरेंस है ना, ऑब्जेक्शन है, तो पहले तो देखो दोनों देश आपस में बायलैटरली नेगोशिएट करेंगे उस डिफरेंस को दूर करने के लिए। मान लीजिए इंडिया को पाकिस्तान के किसी स्टेप से दिक्कत है या फिर पाकिस्तान को इंडिया के किसी स्टेप से दिक्कत है, तो दोनों शुरू में आपस में नेगोशिएट करेंगे उस चीज को एड्रेस करने के लिए। अगर वो चीज एड्रेस नहीं होती है, फिर वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है वो देश जिसको शिकायत है, वर्ल्ड बैंक को बोल सकता है कि भैया आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कीजिए, ताकि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट पता लगा सके हमारी शिकायत के बारे में कि हमारी शिकायत सही है या गलत है। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो देश जिसको शिकायत है ट्रीटी में किसी स्टेप के वायलेशन को लेके, किसी मतलब प्रोविजन को लेके, तो फिर वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी जा सकता है कि ट्रीटी का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। अब दिक्कत यह है 2005-6 के आसपास से पाकिस्तान को एक दिक्कत है इंडिया के दो प्रोजेक्ट्स को लेके। एक तो 330 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट झेलम रिवर के ऊपर है, 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर है। पाकिस्तान को शिकायत देखो ये है, इंडिया जो इन प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ना, वो इंडस ट्रीटी के प्रोविजंस का वायलेशन है। ट्रीटी के अंदर ही एक बॉडी का प्रोविजन है इंडस वाटर कमीशन। इस कमीशन में ना दोनों देश के कमिश्नर्स होते हैं और ये बॉडी रेगुलरली मिलती रहती है एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। तो इस बॉडी की मीटिंग्स में ना पाकिस्तान ने काफी बार इन प्रोजेक्ट्स को लेके अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। इंडिया का यह तर्क है कि ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार ही हम इन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करवा रहे हैं। ट्रीटी में साफ तौर पे कहा गया है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम इस्टेब्लिश करवा सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर, तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अनुसार इंडिया जो कर रहा है वो ट्रीटी का वायलेशन है। तो काफी सालों तक नेगोशिएशन चलता रहा, बातचीत का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कोई एक देश जिसको ऑब्जेक्शन है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने की मांग कर सकता है, तो पाकिस्तान ने की। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जल्दी से यह भी बोल दिया कि हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। इंडिया ने बोला कि भैया आप सिलसिलेवार ढंग से तो चलिए ना, कम से कम मतलब पहले आपस में नेगोशिएट करते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बात नहीं बनी, अब न्यूट्रल एक्सपर्ट को डिसाइड करने दीजिए। आप पहले ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाने की जो सोच रहे हो, इसकी वकालत कर रहे हो, ये गलत है। अगर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने दोनों प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी, जो कि वर्ल्ड बैंक अभी स्टार्ट करवा भी चुका है, अभी दोनों प्रोसीडिंग चल रही है, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंटेड है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास भी केस है। मान लीजिए दोनों की अलग अलग रूलिंग आ गई, दोनों ने अलग अलग फैसले दिए, फिर क्या? यह इंडिया का कहना है। पहले तो देखो वर्ल्ड बैंक का भी यही मानना था कि हां अभी तो सिर्फ न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं, लेकिन मार्च 2022 में ना वर्ल्ड बैंक मान गया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी इस केस को सुने। अब चूंकि दोनों प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पिछले साल न्यूट्रल एक्सपर्ट की हियरिंग स्टार्ट हुई थी, इंडिया ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की हियरिंग को अटेंड किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जब हियरिंग स्टार्ट हुई ना, सुनवाई स्टार्ट हुई फ्राइडे को हेग में, तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम इसे अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया ने नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। मतलब ट्रीटी के प्रोविजंस को फिर से हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। अब एक बार फिर से देखो ट्रीटी के रेलेवेंस को लेके चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं। क्या इंडिया को अब इस ट्रीटी को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए? पहले मैं बात करता हूं क्यों छोड़ देना चाहिए। पहली चीज, पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्शंस रेज करता रहता है, जबकि देखो मोस्ट उदार ट्रीटी है अपर रिपेरियन स्टेट की तरफ से। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, अपर रिपेरियन स्टेट के लिहाज से अगर देखें तो इससे खराब नेगोशिएटेड ट्रीटी का एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे देश में पानी की कमी है, पंजाब में, हरियाणा पंजाब आपस में लड़ते रहते हैं SYL को लेके। तो अगर इस ट्रीटी को फॉलो करना इंडिया छोड़ देगा तो जो पानी पाकिस्तान में जाता है उसको डाइवर्ट किया जा सकेगा इंडिया की नदियों में, और मतलब इन नदियों का
पानी इंडिया भरपूर इस्तेमाल कर सकेगा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करके। और तीसरी चीज, 2016 में उरी अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पानी और ब्लड एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान इतना ज्यादा कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो हम क्यों इतना उदार बने वाटर शेयरिंग को लेके। तो ये कुछ रीजंस हैं जो दिए जाते हैं कि इंडिया को अब इस ट्रीटी को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। अब खिलाफ में आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्यों इंडिया को ये ट्रीटी फिर से रीनेगोशिएट नहीं करनी चाहिए या फिर ट्रीटी को फॉलो करना नहीं छोड़ना चाहिए। पहली चीज देखो, अभी ना इंडिया के पास वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी को स्टोर करने के लिए, और कश्मीर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना आसान भी नहीं है, कश्मीर में हिमालयाज में, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जोशीमठ जो है जमीन खिसक रही है वहां पे, तो बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाएगा तो बहुत खतरा है, अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर भी लिया पानी को स्टोर करने के लिए ताकि कैनल्स के थ्रू इंडिया के दूसरे रीजन्स में पहुंचाया जा सके, अब खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स करवाए उन स्टोरेज डैम्स के ऊपर। ऐसा होगा, अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो स्टोरेज डैम टूट जाएगा, पानी बाढ़ आ जाएगी, इंडिया को ही नुकसान होगा। नेक्स्ट चीज देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना टेंशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडिया अगर पानी रोक देगा तो पाकिस्तान के वहां पे जो किसान है, दूसरे लोग हैं जो पूरी तरह से इन रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो टेंशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, बहुत साल लग गए थे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, अब इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस किया है कि हम इस ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से रीनेगोशिएट करने के लिए राजी होगा? क्या गारंटी है इस बात की कि दोनों देशों की अमेंडमेंट पे सहमति बनेगी? कोई गारंटी नहीं है और उम्मीद बहुत कम है। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं अभी फिलहाल बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं। कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड नहीं हो रहा है, एयर और रेल कनेक्टिविटी नहीं है फिलहाल। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मई 2016 में ना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा 32 पेज का एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी से संबंधित डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था। यह डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रकार से देश का विजन प्रेजेंट करता है कि इंडिया क्या सोचता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। 7 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे इस नेशनल आईपीआर पॉलिसी में। जैसे सबसे पहले आईपीआर अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन, मतलब सोसाइटी को बताना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्या इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बेनिफिट्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको पता है ना, पेटेंट जैसी चीज़ें आती हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें। पेटेंट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ जिसने काफ़ी रिसर्च करके एक ड्रग डेवलप की है, दवाई डेवलप की है, तो इसके लिए ना क्योंकि XYZ ने रिसर्च में बहुत पैसा खर्च किया है, तो अप्लाई करने पर ना XYZ कंपनी को ना पेटेंट मिल जाता है कि 10 सालों तक सिर्फ आप ही इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसका फायदा यह होता है XYZ कंपनी जिसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पैसा लगाया, उसने ड्रग को डेवलप किया, तो कोई और दूसरी कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी। अगर पेटेंट ना हो तो कोई मेहनत करे और हर कोई इसे मैन्युफैक्चर करने लग जाए, फिर रिसर्च तो कोई करेगा ही नहीं। तो पेटेंट जो है इनोवेशन को रिवार्ड करने के लिए होता है, समझ गए? तो ये बेसिक्स बीच में आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आईपीआर पॉलिसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेट करना, मतलब ये इंश्योर करना हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा आईपीआर का जनरेशन हो। नेक्स्ट, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, आईपीआर संबंधित जो लॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए देश में। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से मॉडर्नाइज होना चाहिए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर किसी के पास हैं तो उसका इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच के ये भी इंश्योर करना। अब ड्रग वगैरह का तो ठीक है, कई बार ना कोई किसी चीज़ के लिए पेटेंट तो हासिल कर लेता है, बट उसे ये नहीं समझ में आता कि उसको कॉमर्शलाइज कैसे किया जाए उस पेटेंट की सहायता से या
आईपीआर की सहायता से मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए, वो सब चीजें। नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट एंड एडजुडिकेशन। अगर आईपीआर को लेकर विवाद होता है तो उनका एडजुडिकेशन आसान होना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा होना चाहिए। सबसे लास्ट में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब आईपीआर से संबंधित लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना आईपीआर से रिलेटेड। तो ये 7 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे आईपीआर पॉलिसी में। उसी के बाद कुछ और फर्दर रिफॉर्म्स भी आए, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया अप्रैल 2021 में, और ज्यूरिडिक्शन ट्रांसफर कर दी गई थी फिर से हाई कोर्ट्स के पास में। दिल्ली हाई कोर्ट में डेडिकेटेड आईपी बेंचेस हैं इन आईपीआर संबंधित मामलों को जल्दी से सुलझाने के लिए। इसके अलावा एफर्ट्स लिए गए हैं कि इंडियन पेटेंट ऑफिस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। मतलब सरकार चाहती है कि आईपीआर रिलेटेड जो इकोसिस्टम है हमारे देश में अच्छा हो। बट देखो, राइटर ये कहते हैं कि आईपीआर रेजीम अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी कीमत पर। जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1999 और इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 है ना, इन एक्ट्स में साफ तौर पे प्रोविजन ये है, आप एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट नहीं कर सकते। अगर आप एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट करते हो तो ये सेक्शन 3D, सेक्शन 53 क्लास 4 और सेक्शन 107A जो है, इन सब का वायलेशन है। आपके दिमाग में आया होगा ये टर्म क्या है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। सीनियर एस्पायरेंट्स को पता है, बिगनर्स को बता देता हूं। देखो, जब किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लीजिए, XYZ कंपनी को किसी ड्रग के लिए पेटेंट मिला 10 सालों के लिए, लेकिन जैसे ही देखो 9 साल 8 महीने कंप्लीट हुए, पेटेंट एक्सपायर होने में सिर्फ 4 महीने बाकी थे, तो इस XYZ कंपनी ने चालाकी ये की, XYZ कंपनी ने ना फिर से उस ड्रग के लिए पेटेंट ऑफिस को अप्लाई कर दिया पेटेंट के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ 4 महीने बाकी थे, पेटेंट पीरियड खत्म होने वाला था। तो इस कंपनी ने पेटेंट ऑफिस को बोल दिया कि देखो हमने एक सुपीरियर वर्जन निकाला है इसी ड्रग का जो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यूजफुल है, तो इसलिए हमें 10 और सालों के लिए पेटेंट दे दीजिए। बार बार यही करती हैं कई कंपनीज, जैसे ही उनका पेटेंट पीरियड खत्म होने वाला होता है वो धोखे से अपने पेटेंट पीरियड को इंक्रीज करवा लेती हैं, ये बोल के कि देखो हमने एक सुपीरियर वर्जन निकाला है। आमतौर पे ड्रग सेम वही होती है, थोड़ा बहुत केमिकल ऊपर नीचे कर दिया बस दिखाने के लिए कि सुपीरियर वर्जन है, अदरवाइज ड्रग सेम होती है, ताकि ज्यादा पेटेंट टाइम हासिल किया जा सके। तो इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो ये इंडिया के पेटेंट एक्ट का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित जजमेंट भी दी थी, नोवेटीज एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में 2013 में, कि कोई कंपनी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट नहीं कर सकती और अपनी जो मोनोपोली है नहीं मेंटेन कर सकती इसके थ्रू। लेकिन देखो, बावजूद इसके कई कंपनीज हमारे देश में ऐसा कर रही हैं। कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ड्रग कंपनीज उन दवाइयों के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स कर रहे हैं, बार बार पेटेंट्स हासिल कर रहे हैं। तो जो जेनरिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज है ना, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है उन महंगी दवाइयों को सस्ती मैन्युफैक्चर करने का, मतलब मैन्युफैक्चर करके सस्ता बेचने का। तो राइटर कहते हैं देखो, पेटेंट राइट्स तो ठीक हैं, आईपीआर रेजिम भी अब हमारे देश में अच्छा है, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। पूरा जो हेल्थ सिस्टम है ना, ये ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सिस्टम है, इसमें काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे देखो, एक स्टेक होल्डर है सोसाइटी, क्योंकि ड्रग्स होते तो सोसाइटी के लिए हैं। एक स्टेक होल्डर है सरकार, फिर पेटेंटीज जिसको पेटेंट मिला है, फिर उस कंपनी के कॉम्पिटिटर। अब ये सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन जब एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट होता है ना, तो फायदा किसको होता है? सिर्फ उस कंपनी को जिसको पेटेंट मिला है, यानी पेटेंटीज। बाकी किसी को फायदा नहीं होता। इवन जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है, वो भी यही सोचती है ना कि पेटेंट पीरियड पूरा हो गया, जो कि पेटेंट पीरियड था उस कंपनी को रिवार्ड करने के लिए कि भैया आपने रिसर्च की है। लेकिन 10 साल बहुत होता है रिवार्ड, लेकिन उसके बाद बाकी को मौका मिलना चाहिए ना उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का। पब्लिक को भी पूरा हक है कि सस्ती वो ड्रग हासिल करे। लेकिन ये जो कुछ कंपनीज करती है ना, ये मोरली बहुत ज्यादा गलत है। ये कंपटीशन के भी अगेंस्ट है, एक प्रकार से एंटी कॉम्पिटिटिव ये प्रैक्टिस है, ऐसा राइटर का मानना है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बस यही रेकमेंड करते हैं राइटर। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, पेटेंट
राइट्स से संबंधित। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट आर्टिकल भारत में मिलेट रेवोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, रिवाइज करवा देता हूँ, कि इस साल यानी 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और भारत के कहने पर ही ये जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं, प्रोटीन ज़्यादा होता है, डाइटरी फाइबर ज़्यादा होता है, काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। मतलब कि देखो, ये पूरा एंटीऑक्सीडेंट्स का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पेट में फूड ब्रेक डाउन होता है ना डाइजेशन के लिए, तो उसकी वजह से ना बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मिलेट्स में ना एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, डाइजेशन अच्छा होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो इनको हमारे देश में कम क्यों प्रोड्यूस किया जाता है और कम क्यों कंज्यूम किया जाता है? इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस देखो, जैसे सबसे बड़ा रीजन ये है, किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिलते, मतलब मिलेट्स के जितने दाम मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। राइस को प्रोड्यूस करना, राइस की पैदावार करना और वीट की पैदावार करना उनके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा रहता है, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रॉपर एमएसपी अनाउंस करती है। दूसरा, पर एकड़ पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्शन की बात करें, यील्ड की बात करें, तो भी कम होती है मिलेट्स की। डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो डाइटरी हैबिट्स हैं लोगों की अब चेंज हो चुकी हैं, वो वीट वगैरह, राइस वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बजाय के मिलेट्स। जब हमने कुछ दिनों पहले आर्टिकल डिस्कस किया था तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मिलेट्स का जो आटा गूंदना है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। जैसे वीट का, गेहूं का आटा आप गूंदोगे तो रिलेटिवली वो आसान होता है। लेकिन इस आर्टिकल में ना एक मॉडल प्रेजेंट किया गया है। तमिलनाडु के कोली हिल्स में एक जबरदस्त मॉडल फॉलो किया गया जिसकी सहायता से मिलेट्स की जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है ना वो इंक्रीज की गई। मिलेट्स की बात करें तो मेजर मिलेट्स ये हैं, सोरगम क्या होता है? ज्वार। पर्ल मिलेट क्या होता है? बाजरा, फिंगर मिलेट। उसके बाद ये माइनर मिलेट्स हैं जैसे फोक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोसो, बर्नयार्ड मिलेट, ये माइनर मिलेट्स हैं। तो वो केस स्टडी में आपको बताता हूं। उससे पहले राइटर वैसे एक और फैक्ट भी सामने रखते हैं, थोड़ा मिलेट्स की इकोनॉमिक्स बताते हैं। राइटर कहते हैं देखो, हमारे देश में ना 2019-20 में ऑलमोस्ट 54 मिलियन टन जो वीट और राइस है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया दो स्कीम्स में, एक तो पीडीएस में और एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में। अब मान लीजिए 54 मिलियन टन में से कम 20% राइस और वीट को रिप्लेस करके मिलेट दिया जाए, मतलब टोटल इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया पीडीएस में और आईसीडीएस स्कीम में 2019-20 में। इसमें से 20% यानी मान लीजिए 10 मिलियन टन के आसपास राइस और वीट की जगह मिलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कैसा रहे? बहुत ही अच्छा रहे। लेकिन क्वेश्चन उठता है, क्या सरकार के पास इतना मिलेट होता है? इसका आंसर है नो। क्योंकि देखो जो प्रोडक्शन है सोरगम और पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, इन तीनों की मिला के जो प्रोडक्शन हुई 2019-20 में वो थी 18.9 मिलियन टन। तो इसमें से तो 50% सरकार को प्रोक्योर करना पड़ेगा, तब जाके सरकार 10 मिलियन टन डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है पीडीएस में और आईसीडीएस में। लेकिन इतना सरकार के पास होता नहीं है, प्रोक्योर करना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए आप? सरकार के पास मई 2022 में सिर्फ 4 लाख टन न्यूट्री सीरियल्स हैं, बहुत ही कम। तो ये एक दिक्कत ये है। अब बात करते हैं उस मॉडल की जिसकी हम बात कर रहे थे। कहां पे है वो मॉडल, कहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तमिलनाडु के कोली हिल्स में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। मेजर चैलेंज पता क्या आता है मिलेट्स की प्रोडक्शन में? एक तो लोकल मिलेट जो वैरायटीज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, दूसरा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मिलेट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करना, और सबसे लास्ट में फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना। ये तीनों काम कैसे कर सकते हैं, ये मॉडल सामने आता है कोली हिल्स में। जैसे देखो, सबसे पहली दिक्कत जो है यील्ड इनहेंसमेंट, पर हेक्टेयर यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब इसके लिए वहां पे क्या किया गया, कोली हिल्स में इंप्रूव्ड सीड्स किसानों को प्रोवाइड किए गए। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना कोली हिल्स में वो ट्राइबल्स की है,
तो उनको इंप्रूव्ड वैरायटी के सीड्स प्रोवाइड किए गए, अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज की गई, नई टेक्नोलॉजी यूज की गई खेती में, कम्युनिटी के द्वारा सीड बैंक से इस्टेब्लिश किए गए ताकि सीड्स को कंजर्व किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, रिवाइव किया जा सके। मतलब जो ओवरऑल लोकल सीड सिस्टम था उसमें भारी रिफॉर्म्स लाए गए, इंप्रूवमेंट लाई गई ताकि अच्छे सीड्स किसानों को आसानी से अवेलेबल हों, जिनकी वैरायटी भी इंप्रूव्ड हो। तो इससे क्या हुआ, अच्छे वैरायटीज यूज करने से, सीड्स की अच्छी वैरायटीज यूज करने से क्या हुआ, पैदावार इंक्रीज हो गई पर हेक्टेयर। फिर दूसरे नंबर पे ये स्टेप उठाया गया। वैसे देखो मिलेट की प्रोडक्शन में क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो हार्वेस्टिंग करती हैं मिलेट्स की, मतलब मिलेट्स की हार्वेस्टिंग रिलेटिवली ना मुश्किल होती है। तो 1 घंटे में एक महिला फॉर एग्जांपल 2 से 3 किलोग्राम ग्रेन अलग कर सकती थी पौधों से, लेकिन ना मशीनों का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। तो मशीनों का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया तो फिर हार्वेस्टिंग जल्दी होने लग गई। ये देखो स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग होने लगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता से। ये एक प्रकार से ना गेम चेंजर साबित हुआ। लेबर कम यूज होना स्टार्ट हो गई इसकी वजह से। अब लेबर पे ज्यादा खर्च आता था, लेकिन मशीनों की सहायता से हार्वेस्टिंग होने लग गई, मिलिंग होने लग गई, तो खर्चा कम आने लग गया, एफर्ट भी कम हो गए, तो किसानों की इनकम इंप्रूव हुई। अब और देखिए किसानों की इनकम कैसे इंप्रूव हुई। वहां पे ना एक फेडरेशन बनाई गई, कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स फेडरेशन, ये छोटा नाम है। ये फेडरेशन क्या करती, हर प्रकार की एक्टिविटी देखती वहां पे। मतलब उन किसानों के द्वारा, कोली हिल्स में किसानों के द्वारा जो मिलेट्स प्रोड्यूस किए गए ना, उनको सीधा बेचा ही गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए वैल्यू एडिशन करके, जिनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे देखो मिलेट राइस है, मिलेट उपमा है। अब इन प्रोडक्ट्स की ना अच्छे से मार्केटिंग भी करवाई गई, जिस वजह से किसानों को अच्छे दाम मिले अपने मिलेट्स के प्रोडक्शन से। अब धीरे धीरे हुआ क्या, वहां पे ना मिलेट्स की प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई, पर एकड़ जो मिलेट की पैदावार है ना, यील्ड है, वो भी इंप्रूव हो गई। तो ये जो मॉडल है ना कोली हिल्स में फॉलो किया गया, ये मॉडल काफी अच्छा है। ये देश के दूसरी जगहों पर भी, दूसरे इलाकों में भी इसे फॉलो किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखो कंक्लूजन ये है, मिलेट्स की प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करना है ना, तो मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे साइंटिफिक इनपुट्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। साइंटिफिक इनपुट्स में जैसे अच्छे बीज अवेलेबल हों, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे और इक्विपमेंट्स कुछ अगर साइंटिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो सब प्रोवाइड करें। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब किसानों को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए। कुछ एमएसपी जैसा मैकेनिज्म यहाँ भी होना चाहिए ताकि मिलेट प्रोड्यूस करने वाले किसानों को फायदा हो, उनको फायदे का सौदा लगे अगर मिलेट प्रोड्यूस वो करें तो। इन काइंड सपोर्ट, मतलब पैसा ना दें तो दूसरे प्रकार का सपोर्ट सरकार प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन सर्विसेज, समझ गए। अब देखो कुछ राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही है मिलेट्स की प्रोडक्शन में, जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, इन्होंने अपना मिलेट मिशन लॉन्च किया है। तो यहां पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर सकती है और अच्छा रिजल्ट सामने ला सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।